अपनी छोटी बहन की शादी के लिए सौम्या अपने मायके आई हुई थी। अरे देखकर चलो बाबा, दिख नहीं रहा फूल से लदी गाड़ी आ रही है। सौम्या पीछे मुड़कर देखती है तो एक बड़ा सा फूलों से लदा ट्रक उसके पीछे था। वो चारों तरफ देखती हुई अपने घर की ओर बढ़ रही थी। कहीं फूलों की लड़ियां लग रही थी तो कहीं डब्बे पैक हो रहे थे। बाप रे बाप, घर में बहू नहीं आ रही है, घर से बेटी जा रही है। कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं उड़ा रहे क्या इस पर पापा? अरे सौम्या तू आ गई, तेरा ही इंतजार था बेटा। जब तक छोटी बहन की शादी में बड़ी बहन आकर काम ना संभाले तब तक काम नहीं होता। जमाई बाबू कहाँ है वो दिख नहीं रहे। अब तुम्हारा बड़ा जमाई आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, अब तो छोटा जमाई आ गया है ना। पगली मजाक करती है, पता ना कहाँ है दामाद जी। इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिलती मम्मी, और वैसे भी उनका अपना बिजनेस नहीं है, जॉब करते हैं। मैं तो खुद किसी तरह छुट्टी लेकर आई हूँ, वो शादी के 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे। वैसे छुटकी है कहाँ? अपनी छोटी बहन को ढूंढते हुए सौम्या ऊपर कमरे तक जाती है। चारों तरफ स्टैंड पर लहंगे लटक रहे थे और छुटकी आराम से बिस्तर पर बैठी अपने होने वाले पतिदेव से फोन पर बातें कर रही थी। अच्छा सॉरी, हो गई ना गलती, 2 मिनट फोन उठाने में देरी हो जाएगी तो गुस्सा हो जाओगी तुम। अरे बाबा, 1 हफ्ते बाद उसी के घर जाना है तुझे, बहन से तो मिल ले। हो गया राहुल, जरा हमारी बहन को हमारे लिए भी छोड़ दो। राहुल दीदी आ गई है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय, लव यू। हाय दीदी, कैसी हो तुम? जीजा जी कहाँ है? अच्छा वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मैं शादी में कौन सा लहंगा पहनूं। राहुल जी को देखो एक साथ 6 लहंगे भिजवा दिए, कहते हैं जो पसंद हो चुन लो। अब मैं कौन सा चुनूं, सारे के सारे एक से बढ़कर एक है। 6 लहंगे? अच्छा वो लोग इतना कर रहे हैं, उस हिसाब से तो पापा को खर्च करना ही पड़ेगा। तभी तो अपने सालों की जमा पूंजी पापा शादी में लुटाए जा रहे। देखा मैंने, नीचे 1 ट्रक फूल आए थे। मेरे वक्त तो मुश्किल से एक छोटी गाड़ी बढ़कर भी फूल नहीं मंगवाए थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि पापा पैसे लुटा रहे हैं, पैसे तो राहुल जी लुटा रहे हैं। इस शादी में ऑलमोस्ट शादी का सारा खर्चा वही तो दे रहे हैं। अब हम अपने घर पर आए मेहमानों का भी खर्चा नहीं उठा सके, घर डेकोरेट भी ना करवा सके, फिर तो भाई लानत है। आज से 6 साल पहले जब तुम्हारी शादी में 10-12 लाख रुपए लग गए थे, तो मेरी में 20-25 लग भी जाए तो क्या बात है। वैसे शादी तो मेरी करोड़ की होने वाली है। अच्छा तुम क्या पहन रही हो दी? अपनी बहन की खुशी को देखकर सौम्या खुश होने से ज्यादा जल रही थी, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा परिवार छुटकी को मिल गया था। 1 हफ्ता बीत जाता है, शादी के दिन बारात ऐसे ढोल नगाड़ों से आती है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। कहने का मन कर रहा है कि दिल्ली का कण कण मिला, जमाए राज राहुल मिला। ऐसे आप अंदर नहीं आ सकते दामाद जी, पहले नाक पकड़ने की रस्म होगी। हमारे में नाक पकड़ने की रस्म कहाँ होती है मम्मी? तो चुप रह, देख नहीं रहा कैमरा चालू है, आजकल रील का जमाना है, रील कटेगी ना। मेरे वक्त में तो इतने ड्रामे कर रही थी, और छुटकी के टाइम पर देखो रील कटेगा। दूल्हे राजा शाही एंट्री के साथ स्टेज पर चढ़ते हैं और दूसरी तरफ से नाचते हुए गाजे बाजे के साथ आती है छुटकी। अरे मम्मी, दादी, चाची, कोई तो जाकर छुटकी को मना करो। इस तरह इतने सारे लोगों के बीच में नाच कर आने की क्या जरूरत है? बुआ जी कहाँ है? बुआ जी को तो ये सब पैतर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मेरी शादी में तो मुझे मेरे पति के साथ नाचने नहीं दिया गया। अरे छुटकी की शादी में ये भूत बनकर सभी वीडियो पर वीडियो बना रहे हैं। क्या कर रही हो सौम्या? तुम्हारी खुद की बहन की शादी है और 6 साल में दुनिया बहुत बदल गई है। आजकल हर लड़की डांस करके एंट्री लेती है। मेरा मुंह मत खुलवाओ सुमित, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। डांस करने वाली ना उस वक्त भी डांस करके एंट्री लेती थी। तुमने अगर मेरे लिए स्टैंड लिया होता ना, तो मेरी शादी में जितना सुनना पड़ा मुझे नहीं सुनना पड़ता। कितना अच्छा हेयर स्टाइल करवाया था मैंने, पर तुम्हारी मम्मी बार बार स्टेज पर आकर मेरे सर पर घूंघट रख रही थी। पूरा हेयर स्टाइल खराब हो गया था मेरा। और यहाँ देखो, स्लीवलेस ब्लाउज में आ रही है छुटकी। दुल्हन की एंट्री के साथ वरमाले का रस्म होता है और घर वाले खाने के स्टूल की ओर बढ़ जाते हैं। मानना पड़ेगा मोहन साहब, किस्मत वाले हैं आप। मतलब बेटी अपने घर की भी हो गई और नाम बराबर पैसे लगे। खुद की खातिर भी तैयारी भी लड़के वालों ने करवा दी। मतलब वाह भाई वाह, क्या तैयारी है। खाने में 80 से ऊपर डिशेस है, समझ में नहीं आ रहा क्या खाया जाए। ये तो भाई साहब किस्मत वाली है मेरी दोनों बेटियां, भगवान का सर पर हाथ है मेरे। बड़ा दामाद भी बड़ा सीधा साधा है। शादी में जो हो पाया हमने किया था उसके लिए, और उन्होंने उफ तक नहीं की। और दूसरी बेटी में देखिए, सामने से खुद इतने अच्छे घर का रिश्ता आ गया। अब दोनों बच्चियां खुश है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने पापा और पड़ोस के अंकल की बातें सौम्या सुन रही थी। देखा तुमने,
कैसे पापा ने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारा नाम भी ऐड कर दिया। तुम्हें क्या लगता है लोगों को दिख नहीं रहा क्या? ऐसी शादी मेरी भी हो सकती थी। खैर, तुम्हें मेरी इज्जत की कहां पड़ी है। ये क्या, मुझे देखकर इग्नोर कर दिया और फिर से रसमलाई खाने लग गए। हद हो यार, तुम पतियों के पजामा हो। इसलिए जानता हूं मैडम, जब भी किसी के फंक्शन में जाती है उन लोगों की लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर करती है, फिर दुखी महसूस करती है, फिर अगली सुबह जैसे वो नींद से जागती है और ऑफिस के लिए तैयार होती है, सारी पिछले रोज की बातें बोलकर अपने पति की प्यारी पत्नी बन जाती है। इसीलिए अब आपकी बातों पर ज्यादा शॉक करना छोड़ दिया है मैंने। ओ मेरा पुगलू, मेरे गुस्से को ना फट से पानी कर देते हो। वो देखो पापा जी इशारा करके बुला रहे हैं, मैं चलता हूँ, तुम अपना डिनर कंप्लीट करो। बड़े अच्छे और प्यारे तरीके से छुटकी और राहुल की शादी हो जाती है 4 दिनों बाद। ये ऑफिस के टाइम पर फैमिली ग्रुप में कौन वीडियो कॉल कर रहा है? इतनी फ्री क्यों रहती है मम्मी और मौसियां? इनका अलग ग्रुप बना दूंगी। सौम्या अपने फोन को साइलेंट करके अपने काम में लग जाती है। 15-20 मिनट बाद जब उसकी नजर अपने फोन पर पड़ती है तो वो देखती है अभी भी ग्रुप कॉल चल रहा है। वो भी ग्रुप कॉल ज्वाइन कर लेती है। हाँ मम्मी, पेरिस। मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, पर राहुल जी ने सारी तैयारियां करके रखी थी। विदाई होकर मैं सीधा घर पहुंची और गृह प्रवेश होते ही राहुल जी ने मुझे सरप्राइज दे दिया। साड़ियाँ और वो सूट जो मैंने तेरे बैग में भरे थे ना, वही पहन रही है कि नहीं? नई शादी है, खिले रंग के कपड़े ही पहनना। हनीमून में सूट पहनेगी क्या मम्मी ये? और ये क्या है, ये कैसे कपड़े पहन रखे तूने? छोटे कपड़े पहन रही है हनीमून पर ठीक है, ऐसे फोटोज ना ऑनलाइन में डालना मत। मेरे ससुराल वाले भी है तेरे अकाउंट में, अच्छा नहीं लगता। फिर तेरे ससुराल वाले भी तो मना करेंगे। क्यों मम्मी? अरे कौन सी जमाने की बात कर रही हो दीदी? यहाँ मेरी सास ने तो खुद वीडियो कॉल करके मुझे देखा है और कह रही थी फोटो तो पोस्ट करनी है। मैंने तो फोटोज अपनी मम्मी जी को भेज दी है। तुम्हारे ससुराल वालों को प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें स्टोरी से हाइड कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो। खाना पीना वहाँ ठीक से खाना बेटा। सुना है विदेश में सर्दी बहुत रहती है। दामाद जी का ध्यान रखना और बाहर ना ऐसे खाली खाली बदन मत निकल जाना, स्वेटर पहनकर निकलना। नई शादी में बीमार पड़ गई तो तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? बैक कैमरा करूंगी ना तो तुम झिलपिला जाओगी मम्मी। यहाँ तो रुमाल से भी छोटे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं सब, और किसी को मतलब ही नहीं, सब अपनी लाइफ में बिजी है। और फॉरेन आकर भी पूरे कपड़े पहने तो क्या फायदा? इसे कोई ठंड वाली बात नहीं है, कमरे में हर तरफ हीटर है और ऐसे कपड़े भी मिलते हैं यहाँ जो दिखने में छोटे होते हैं पर अंदर ना हीटर लगा होता है। हे भगवान, कहीं तुझे करंट ना लग जाए बेटा। ये सब कस्टमरों को लूटने के चौंचले होते हैं, हम सब इन सब में नहीं मानते बेटा। अब मैं तो सबकी तरह फ्री हूं नहीं, मुझे तो ऑफिस भी देखनी है। रखती हूँ फोन। सौम्या अपनी बात कह देती है पर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। वो फोन रखकर लंबी सांस लेती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हनीमून क्या, हनीमून के बाद महीने 2 महीने सब कुछ प्यारा प्यारा रहता है, पर असली संघर्ष उसके बाद शुरू होता है। सौम्या खुद को किसी तरह दिलासा देकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। छुटकी की शादी को आज पूरे 3 महीने हो गए थे और इसी खुशी में राहुल ने 3 मंथ एनिवर्सरी पार्टी अपने बड़े से लॉन में रखी थी। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया सुमित जी, अब सीधा अपनी बेटी की पार्टी में खाऊंगा। कभी कभी मुझे शक होता है कि सौम्या आपकी बेटी है या मैं आपका खून हूँ, क्योंकि आज सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। और जब इतनी दूर से आ रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, तो 2 वक्त जितना खाना तो खाना बनता ही है। एक बात कह देता हूँ मैं, जितनी देर पार्टी चलेगी मैं उतनी देर पार्टी में रुकूंगा। तुम वापस चलने की जिद मत करना। चुप कीजिए, क्या आप बिना दामाद के घर जाकर इस तरह से बर्ताव करेंगे? बड़े घर में शादी हुई है बेटी की, पर हम अपना कायदा नहीं भूल सकते। मैं तो अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीने वाली। तो घर के अंदर तुझे बुलाया किसने? घर के बाहर लॉन है, वहाँ कैटरिंग वालों ने खाने की तैयारी की है, वहाँ पानी भी होगा। बाहर कोई कुआं थोड़ी ना है जो तुझे रस्सी डालकर पानी खींचना है। अपनी बेटी दी हुई है भाई हमने। गाड़ी में आपस में बात करते हुए सभी छुटकी के घर पहुंचते हैं। एक प्यारे से पर्पल कलर के गाउन में छुटकी सज धज कर बैठी हुई थी और उसके बगल में बैठा था उसका लाइफ पार्टनर राहुल। कांग्रेचुलेशन छुटकी, तेरे लिए अपनी सेविंग्स बचाकर सोने की अंगूठी लेकर आई हूं मैं। शादी में तेरे पूरे 21,000 दिए थे मैंने, उसके बाद मुझे लगा चलो अब सेविंग होगी, पर राहुल जी ने तो फिर से पार्टी कर दी और फिर से मेरी जेब कट गई। इसकी क्या जरूरत थी दीदी, तुम अपने पास रखो, वैसे भी बहुत कुछ है मेरे पास। देखो कोई उंगली खाली है क्या? सौम्या चुटकी का हाथ अपने हाथ में लेती है। उसके हाथों में डायमंड की अंगूठियां थी। क्या हुआ, कहाँ खो गई? अच्छा नाराज मत हो, एक काम करो,
मेरी एक अंगूठी तुम पहन लो, तुम्हारी लाई रिंग मैं अपनी उंगली में पहन लेती हूँ। ये कहकर चुटकी अपनी एक उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर अपनी बहन के हाथ में रख देती है और उसका लाया हुआ सोने का रिंग पहन लेती है। पर इस सबसे सौम्या का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो सीधा सुमित के पास जाती है। मुंह दिखाना था, दिखा दिया, चलो अब वापस। अरे तुमने पानी पूरी खाई है क्या? कुछ भी हो जाए और तुम सीधा जाने की बात कर रही हो। मैं पानी पूरी खाए बिना नहीं जा सकता। वैसे क्या हो गया? एक मैं हूँ जो 60,000 की नौकरी करती हूँ, एक तुम हो 80,000 की नौकरी कर रहे हो। 1.5 लाख की सैलरी में हमें बचत भी करनी है, अपने खर्चे भी देखने हैं और फ्यूचर के लिए तगड़ी सेविंग भी करनी है, ताकि जब हमारी नौकरी ना हो तो उसे हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। हाँ तो छुट्टी ले सकती हूँ, मैं आराम कर सकती हूँ क्या? उठते ही भाग दौड़ मच जाती है। काहे की नौकरी है तुम्हारी, कोई फायदा नहीं है। और ये सामने देखो, किस चीज की फिक्र है मेरी बहन को? किस चीज की? इतना बड़ा घर है, इसके अलावा पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी है। हमारी 1 साल के बाद भी तुमने एनिवर्सरी की पार्टी रखी थी, छोटी सी, उसके बाद कोई पार्टी नहीं हुई, बस हम दोनों बाहर जाते हैं। और यहाँ देखो, तीसरे महीने में ही हो गई, फिर 6 महीने में पार्टी होगी, फिर साल भर में, फिर 1.5 साल में। सुमित को लगता है कि हमेशा की तरह सौम्या वही कर रही है जो वह करती है, पर इस बार सौम्या सीरियस थी। वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद, मुझे पेरिस जाना है। अरे इस बार ऑलरेडी बहुत छुट्टी ले चुका हूं मैं। अब अगर टिकट के इतने पैसे लगाकर जाएंगे तो कम से कम कुछ दिन तो वहां रुके। मैं देखता हूँ किसी टूर एंड ट्रैवल वाले से पता करता हूँ। मुझे इसी महीने फॉरेन जाना है, इनफैक्ट अगले हफ्ते ही जाना है। अरे पागलों वाली बात मत करो सौम्या। अचानक बैठे बैठे क्या हो जाता है तुम्हें? कल नए डाइनिंग टेबल की डिमांड करने लग गई और अब सीधा विदेश की ट्रिप मांग रही हो। अगर टिकट्स नहीं हुई तो समझ लो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। और मुझे मेरे घर में 2 नौकर चाहिए एनी टाइम, जो मेरे आगे पीछे डोले, खाना बनाने के लिए एक और एक सफाई झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। सुमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब सौम्या का भोलापन चिड़चिड़ा स्वभाव में बदल चुका था और 15 दिन बाद वो अपने जॉब से रिजाइन देकर घर वापस आ जाती है। अपने करियर में तुम कहाँ थे तुम्हें पता है? इसके बाद तुम्हारी सैलरी डबल होने वाली थी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी सौम्या। मैं जरा चुटकी को कॉल लगाती हूँ। सौम्या चुटकी को कॉल लगाती है। तेरा बेडरूम कितने स्क्वायर फीट में होगा चुटकी? और तेरे घर में नौकर कितने हैं? रूम होगा कुछ 500 स्क्वायर फीट में। हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा मेरा ही है। और रही नौकरों की बात, तो घर में 2-4 नौकर है, फिर एक बाहर लॉन की सफाई के लिए है, और बाकी फैक्ट्री की जो स्टाफ है वो आते जाते रहते हैं। कोई काम है क्या दीदी? किसी आदमी को भिजवा दूं? ये देखो, ये लाइफ होती है बीवियों की। और तुम मुझे कुछ नहीं दे रहे हो। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। 15 दिन हो गए बोलते हुए कि पेरिस ले चलो, पेरिस ले चलो। अपना बैग पैक करके सौम्या अपने घर से निकल जाती है, पर वो जानती थी कि अगर वो अपने मायके गई तो उसकी मम्मी वापस उसे समझा बुझाकर सुमित के यहाँ भेज देगी। इसलिए वो जाती है चुटकी के ससुराल। हेलो चुटकी, जरा दरवाजे तक आना, मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ। अरे तुम घर आई हो दीदी, तो बोला क्यों नहीं? मैं गाड़ी भिजवा देती। अच्छा तुम अंदर आ जाओ। वो क्या है ना, लॉन में पापा जी अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, उनकी दोस्तों के सामने मुझे आना अलाउड नहीं है। सौम्या को ये बात जरा अजीब लगती है, पर वो कहाँ जा सकती थी। लॉन को क्रॉस करके वो घर के दरवाजे से अंदर आती है। चलो दी कमरे में चलते हैं। गोपाल नाश्ता ले आना कमरे में। अरे नीचे क्यों नहीं बैठने दिया? इतना बड़ा हॉल है तेरा। और वो टीवी था कि पिक्चर का पर्दा इतना बड़ा? वो क्या है ना दीदी कि भैया आज घर पर है, जेठ के सामने ऐसे बहू हॉल में बैठकर टीवी नहीं देख सकती। बहुत कायदा है इस घर में। अरे इतने रईसों के घर में थोड़ा बहुत कायदा तो रहेगा ही, पर इस कायदे में भी फायदा है। जो चाहे करो, जो चाहे पहनो। ऐसा भी नहीं है जो चाहे पहनो। घर के अंदर शर्ट ट्राउजर तक अलाउड है, वो भी काफी लूज होना चाहिए, और उसमें भी घर की लेडीज के सामने। मुझे तो बाहर जाकर घूमने का बड़ा मन करता है, पर राहुल अलाव ही नहीं करते। दिन भर मैं घर पर ही रहती हूँ। अब यहाँ बैठकर किससे बात करूं? घर के पास वाली पानीपुरी की रेहड़ी बड़ी याद आती है। कितने दिन हो गए खाए। अरे तो तेरे घर के बाहर ही तो पानीपुरी वाली रेहड़ी थी ना, बाहर खाने चली जाती खाने के लिए। अच्छा बाहर नहीं जा सकती, उससे अंदर बुला लेती। एक बार यही गलती कर दी थी मैंने दी। मैंने नौकर को भेजकर उसे अंदर बुलवा लिया, और जैसे ही पानीपुरी खाने गई मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम विश्वास नहीं करोगी, यहाँ पर सिर्फ मैं उबला हुआ खाना ही खाती हूँ, या फिर खिचड़ी ओट्स वगैरह। नहीं तो ज्यादा मसाले के कारण अगर मेरे गाल पर दाने आ गए ना तो मेरी सास छोड़ेगी नहीं। और ज्यादा मोटी लड़कियां राहुल को पसंद नहीं है।
तो मुझे दिन भर सज धज कर बैठे रहना पड़ता है। अरे पर ऑनलाइन तो तू धकाधक फोटोज डालती है। क्या यार दीदी, इतनी पढ़ी लिखी हो तुम, इतना समझ में नहीं आता? जो दिख रहा है जरूरी थोड़ी ना है कि वो सच हो। अब एक बार हम फॉरेन ट्रिप पर चले गए, वहां मैंने कपड़े पहनकर फोटो डाल दी तो सबको लग रहा है भाई कितना अच्छा है इसका जीवन। वहां भी मैं वही पहनती हूँ जो मेरी सास चूज करके भेजती है। और जिस दिन हमारे तीसरे मंथ की एनिवर्सरी पार्टी थी ना, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी मेरी, पर सास ने कहा अमीरों में दिखावा तो करना पड़ता है, तो मुझे उठकर तैयार होना पड़ा। मेरे लिए ना सच बताऊं तो ये बहुत बड़ा पिंजरा है। छुटकी की बातें सुनकर सौम्या का दिल भर आता है और वो समझ जाती है कि जिस चीज को वो चमकता हुआ सोना समझ रही थी, असल में वो रेत थी। मुझ पर कभी तुम्हारे जीजू ने किसी तरह की बंदिश नहीं लगाई चुटकी। अच्छा मैं चलती हूँ, सुमित घर पर अकेले होंगे। माँ, आज तो आप बहुत खुश होगी ना, आपके लाडले की शादी जो तय हो गई है। अब घर में बहू आएगी, साथ में खुशियाँ लेकर आएगी। जब से मैं इस घर से शादी करके गई थी, तब से देख रही थी आपको, आप काफी अकेला फील कर रही थी। लेकिन अब आपके हर काम में हाथ बटाने के लिए, आपके साथ मार्केट में जाने के लिए, आपको हमेशा के लिए साथी मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। तुम्हारी शादी के बाद ये घर बिल्कुल सूना हो गया था। मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी शादी के बाद तुरंत आदर्श की शादी करके इस घर में बहू लेकर आऊं, लेकिन तुम्हारा भाई किसी की सुनता थोड़ी ना है। मेरे लाख कहने के बावजूद उसने मेरी एक नहीं मानी। हमेशा यही कहता रहा कि माँ 4 साल रुक जाइए। उसकी बात भी तो सही है माँ, पहले ही मेरी शादी का इतना सारा खर्चा हो गया था, तभी उसकी जॉब भी बिल्कुल नई नई थी। अब वो अपनी जॉब में अच्छे से सेट हो गया है, पहले से ज्यादा समझदार भी हो गया है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा। कल जब हम रिश्ता तय करके लड़की वालों के घर से लौट रहे थे, तब मैं गाड़ी में आदर्श की तरफ ही देख रही थी। मेरा छोटा सा लाडला आदर्श शादी की जिम्मेदारियां उठाने जा रहा है। ये इतना बड़ा कब हो गया, ये सवाल मैं खुद से बार बार पूछ रही हूँ। माँ के पल्लू को दिन भर पकड़कर इधर उधर घूमने वाला आदर्श अपनी पत्नी के आगे पीछे करेगा। मैं माँ के ही हाथ से खाना खाऊंगा, इस बात की इज्जत करने वाला मेरा लाडला अब अपनी पत्नी के साथ डिनर डेट पर जाएगा। दिन कितने जल्दी बदल जाते हैं ना बेटा। हाँ माँ, वक्त तो चलता ही रहता है, किसी के लिए रुकता थोड़ी ना है। भले ही हमारा आदर्श बड़ा हो गया है, अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा है, लेकिन वो जितना प्यार ना बचपन में आपसे करता था ना, उतना प्यार वो हमेशा आपसे करेगा। बस उसकी जिंदगी में और एक सदस्य आ जाएगा, ऐसा सदस्य जो उसके लिए आपका इतना ही खास रहेगा। भले ही अभी मेरा बेटा छोटा है, लेकिन मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ अपना दर्द। आपको लग रहा होगा कि आपका बेटा आपसे दूर जा रहा है। रोज आप उसके लिए टिफिन बनाती थी, अब कोई और बनाएगा। रोज ऑफिस जाने से पहले वो आपको बाय बोलता था, अब किसी और को बोलेगा। इस बात को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहू आने के बाद ना हर माँ अपने आप अपने बेटे से ना दूर हो जाती है, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि वो लड़की भी तो अपना घर परिवार उस लड़के के लिए छोड़कर आती है ना। अपना सब कुछ अपने पति को सौंप देती है, फिर उसे पति का प्यार मिलना, अटेंशन मिलना ज़रूरी है। यहाँ मैं कल से इमोशनल हो रही हूँ, तुम्हें मुझे समझाना चाहिए, तो तुम मुझे और ज़्यादा इमोशनल कर रही हो। मुझे पता है कि जब बहू इस घर में आ जाएगी, अभी तक जो कुछ भी मैं करती आ रही हूँ वो सब कुछ वो करेगी। बहू के साथ मुझे अपने घर से लेकर अपने बेटे तक सब कुछ बांटना पड़ेगा, और मैं तैयार हूँ उसके लिए। चल अब जल्दी से अलमारी सेट कर, अगले महीने से घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। फिर मेरी एक भी साड़ी वक्त पर नहीं मिलती, कब से बस बातें किए जा रही है। मैं सिर्फ बातें कहाँ कर रही हूँ, ये देखो मैंने आपकी कितनी साड़ियों की घड़ी बना ली है। वैसे भी अब ये आखिरी बार है, बचपन से लेकर आज तक मैं आपकी अलमारी इस कमरे में सेट करती आई हूँ। अब जब अगली बार हम अलमारी सेट करेंगे तो अलमारी भी कोई और होगी और कमरा भी कोई और। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कोई और अलमारी, कोई और कमरा, मतलब जब भाभी आ जाएगी तो अपने काम के साथ, अपने बेटे के साथ आपको उन्हें अपना कमरा भी देना पड़ेगा, जैसे आपकी दादी ने आपको और मेरी सास ने मुझे दिया। अरे वो तो तुम्हारे दादाजी को ऊपर नीचे करने में दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने मुझे शादी के बाद उनका कमरा दे दिया था। मेरे घुटने तो अभी भी सही सलामत है, घर में बाकी भी तो कमरे हैं, बहू उनमें से कोई कमरा ले लेगी। मेरा कमरा मैं क्यों दूं बहू को। इस कमरे के साथ मेरी कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। शादी करके आई हूँ तब से मैं इसी कमरे में रह रही हूँ, अब जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं मेरा कमरा नहीं छोड़ने वाली। मैंने तुझे भी तो नहीं दिया अपना कमरा, जब बेटी को मैं अपना कमरा नहीं दे पाई तो बहू को कैसे दे दूंगी।
माँ, मेरी बात अलग थी। पहले मैं दादा दादी के साथ सोती थी। उसके साथ हमने एक कमरे को 2 कमरे में डिवाइड करके वो मेरा और भाई का कमरा बनवाया, जो कि बहुत छोटा था। एक इंसान वहाँ आराम से रह सकता है। लेकिन जब 2 इंसानों की बात आती है ना, तो वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। दादा दादी के बाद हमने उनके कमरे को गेस्ट रूम बना दिया है। अब आप गेस्ट रूम को अपना कमरा बना लीजिए और आपका जो कमरा है वो भाभी को दे दीजिए। मैं तो कहती हूँ कि अभी से आपको शिफ्टिंग चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि थोड़े दिनों में शादी की तैयारियां होंगी और फिर शादी की तैयारी में आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं रहेगा। अभी से कमरा सेट करके रखोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना बोलती है तू, जब देखो तब चबर 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 करती रहती है। ना जाने तेरे ससुराल वाले तुझे कैसे झेलते हैं। मेरी बहू को मुझे कौन सा कमरा देना है कौन सा नहीं, वो मेरे और मेरे बहू के बीच की बात है। इन सब में तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी बहू सब देख लेंगे। हाँ हाँ, जितने मन में आ रहे हैं उतने सभी ताने दे दो मुझे एक साथ। वैसे तो आपको हर बात के लिए मेरी राय जरूरी लगती है, लेकिन इस बार आप मेरी राय आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए आपको मेरी बातें चबर चबर लग रही हैं। माना कि आपका ये मास्टर बेडरूम आपके मन में बिल्कुल बैठ गया है, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि आपने अपनी जवानी इस कमरे में जी ली है। अब जरूरत है इस कमरे पर अपना जो हक है वो हक छोड़ने की, क्योंकि चाहे मन से हो या बेमन से, ये कमरा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। कल ही गायत्री अपने बेटे की शादी तय करके आई थी। अगले कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। बेटे का रिश्ता तय होते ही पूरे घर में सिर्फ शादी की बातें चल रही थी, लेकिन गायत्री जी एक खास बात को लेकर परेशान हो रही थी। वो बात थी कमरे की। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, हर घर में एक स्पेशल बेडरूम होता है, जो सबसे ज्यादा अच्छा मास्टर बेडरूम होता है। हर सास बहू आने के बाद उसे कमरे पर उसका जो हक रहता है वो हक छोड़ देती है। भले ही उस कमरे में उसकी काफी यादें जुड़ी रहती है, लेकिन फिर भी बहू के आने के बाद सास अलग कमरे में शिफ्ट हो जाती है और बहू को वो बड़ा कमरा दे देती है। अब गायत्री जी ने बेटे की शादी तय कर ली थी। उनके भी घर में बहू आने वाली थी। इसका मतलब उनके पूरे घर में सबसे अच्छा जो कमरा था वो गायत्री जी के पास था। लेकिन अब जब बहू आएगी तो वो कमरा गायत्री जी को अपनी बहू को देना चाहिए, ये घर में सब कह रहे थे। लेकिन गायत्री जी उनके कमरे पर उनका जो हक था वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। पहले उनकी बेटी किंजल गायत्री जी को समझाती है, लेकिन किंजल बहुत ज्यादा बोलती है। पता नहीं उनके ससुराल वाले उसे कैसे झेलते होंगे। ये सब कहा कि किंजल की बातों को टाल देती है, लेकिन किंजल की बातें सुनकर मन ही मन गायत्री जी हैरान हो रही थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि बहू आने के बाद सास को कमरा छोड़ना ही पड़ता है। गायत्री जी के सास ने भी तो छोड़ा था, तो गायत्री जी के लिए उनका कमरा, ये बात समझते हुए भी गायत्री जी अपना मास्टर बेडरूम अपनी बहू को देना नहीं चाहती थी। भगवान, सिर्फ कमरे की ही तो बात है, माना कि उस कमरे के साथ हमारी कई सारी यादें जुड़ी है। उस कमरे ने नींव से लेकर मजबूती तक हमारा रिश्ता देखा है। हम दोनों के बीच में हमारा प्यार, हमारी अनबन देखी है। कभी झगड़ा तो कभी हमारी समझदारी, हमारे झगड़े, हमारे सपने और हमारी बढ़ती उम्र और भी काफी कुछ उस कमरे ने देखा है। वो कमरा हमारे लिए बहुत खास है। लेकिन आप सोचिए, उस कमरे में हम इतने दिन रहे, उस कमरे की दीवारों को हमारा प्यार पता है, और जब हमारा बेटा और हमारी बहू उस कमरे में रहेंगे तो उन दीवारों में जो प्यार है, जो समझदारी है, जो मजबूत रिश्तों की प्रेरणा है, वो सब हमारे बहू और बेटे को मिलेगा। उनका ये नया नया रिश्ता हमारी तरह मजबूत हो जाएगा। ये सब देखकर हमें अच्छा लगेगा। हमारे पहले से उस कमरे में माँ पापा रहते थे, उनके आशीर्वाद और उनके प्यार की ताकत उस कमरे में थी जो हमें मिली। अब हमारे प्यार की ताकत हमारे बेटे बहू को मिलेगी। अगर कमरा छोड़ने से हमारी वो खुश हो जाते हैं तो क्या दिक्कत है। कमरा छोड़ने में हमने हमारी जवानी उस कमरे में जी ली है, अब वो हक हमारे बेटे और बहू को देना चाहिए। यूं जिद करना सही नहीं है। इस घर को जोड़कर रखने के लिए आपने कितनी समझदारी दिखाई है, अपनी कितनी सारी चीजें छोड़ दी है, अपना गुस्सा थूक दिया है, कभी अपमान भी सह लिया है। अब आप अपनी बहू के लिए अपना कमरा नहीं छोड़ सकती। आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन मैं अपना कमरा अपनी बहू को नहीं दे सकती। हमारे घर में और 2 कमरे हैं, दोनों भी अच्छे हैं, और हमारे बेटा बहू अपने प्यार से उस कमरे की ताकत को और बढ़ा देंगे। फिर हमारा ही कमरा उन्हें क्यों देना है।
अपना कमरा छोड़कर कहीं मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं कभी गांव नहीं जाती। मायके में भी एक दिन से ज़्यादा वक्त नहीं रुकती। और आप कहते हो कि बहू को मैं कमरा दे दूं, उस कमरे में मेरी जान बसती है। अगर मैं वो कमरा बहू को दे दूंगी तो मुझे सुकून से नींद नहीं आएगी। ज़िद में नहीं, आप कह रहे हो। हर कमरे में टॉयलेट बाथरूम है, हर कमरे में लाइट पंखा है, फ़ैन है, हर कमरे में चार दीवारी है। फिर बहू को मेरा ही कमरा क्यों चाहिए? बहू को मेरा ही कमरा क्यों देना है? बहू ने तो मांगा भी नहीं है। आप सब अपने मन से कह रहे हो। जब से शादी तय हुई है तब से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। मैं अपना कमरा बहू को नहीं देने वाली हूँ, चाहे जो हो जाए। और प्लीज़ मुझे समझाने के लिए भी मत आना, क्योंकि मैं नहीं समझने वाली। इसलिए ये कमरे की बात यहीं पर बंद करके शादी की तैयारियां शुरू करना सबके लिए अच्छा ही रहेगा। कमरा तो आपको देना ही पड़ेगा। और आपने क्या कहा, बहू दूसरा कमरा ले लेगी? हमारे घर में सबसे ज़्यादा अच्छा इंटीरियर इसी कमरे का है। शादी के बाद एक नई दुल्हन को सब कुछ सही परफेक्ट मिलना चाहिए होता है। आप जब शादी करके आई थी इस घर में, तब आपको भी तो हमने सब कुछ परफेक्ट ही दिया था। अब वैसा ही इंटीरियर हम दूसरे कमरे में करेंगे तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, साथ में शादी का खर्चा भी होने वाला है। आपको बात समझनी चाहिए, तो आप बात बढ़ा रही हैं। ऐसी काफ़ी सारी सास है जो चीज़ सास को नहीं मिली है वो अपनी बहू को देना चाहती है, लेकिन आप हो कि बहू के हक की चीज़ उसे नहीं दे रही हो। हम शांति से आपको समझा रहे हैं। अगर शांति से आपने हमारी बात नहीं मानी, या फिर बहू को इस घर में आने से पहले ये कमरा खुद से नहीं छोड़ कर दिया, तो हम आपका सामान इस कमरे से खुद हटाएंगे। सामने आपकी पत्नी है, अपनी ये बातें जाकर किसी और को सुनाइए। मेरी अनुमति के बगैर इस घर में पत्ता तक नहीं हिलता है। मेरा सामान तो दूर की बात है। और हाँ, यहाँ से चला जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने मुझे कितना भी समझाया, मैं अपना कमरा बहू को नहीं देने वाली हूँ। बहू को ही क्या, किसी को भी नहीं देने वाली हूँ। काफ़ी सारी इमोशनल बातें करके संजय गायत्री को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गायत्री संजय की एक नहीं सुनती। वो सीधे बातों में नहीं समझ रही थी, इसलिए संजय उसे डराने के लिए उस कमरे में उसका सामान हटवाने की भी बात करता है। लेकिन इतनी बड़ी बात कहने के बावजूद वो संजय की बात नहीं मानती। गायत्री अपने निर्णय पर डटकर खड़ी रही थी। आगे ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अभी भी प्यार से दुलार से गायत्री को सभी परिवार वाले समझा रहे थे, लेकिन गायत्री की ना की पुकार वैसी की वैसी ही थी। अब धीरे धीरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। पहले कुछ दिन, फिर हफ्ते और फिर महीने बीतते गए। गायत्री की बहू घर में आ जाती है, लेकिन फिर भी गायत्री अपना कमरा नहीं छोड़ती। शादी के दिन जब बहू घर में गृह प्रवेश करती है तो बहू को उसके कमरे में वो लेकर जाती है। तब तक छोटा सा कमरा देखकर बहू का चेहरा उतर जाता है, लेकिन नई नवीली दुल्हन होने की वजह से गायत्री की बहू कल्याणी किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन उसके चेहरे पर जो नाराजगी थी वो सबकी समझ में आ गई थी। यहाँ तक कि गायत्री को भी कल्याणी की नाराजगी समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी गायत्री अपना कमरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बेटे की शादी के बाद शुरू हुआ ये कमरे का पुराण। बहू घर में आई, लेकिन अभी भी रुका नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद हम रिश्ता तय करने गए थे। तब अनजान लोगों के सामने लड़कियां चुप रहती है, ज्यादा कुछ नहीं बोलती, लेकिन हमारी बहू, हम उसे देखने गए थे तब कितनी बड़बड़ कर रही थी, और जब हमारे घर में आ गई तो उसके मुंह पर बिल्कुल पट्टी बंधी हुई है। शुरुआती के दिनों में मैं सोच रही थी कि नई नवीली दुल्हन है, शर्मा रही होगी, लेकिन कम बोलती होगी। लेकिन अब शादी होकर महीना होने को आया है, लेकिन ना ये मुझसे ठीक से बात करती है, ना ही घर गृहस्थी के बारे में कुछ पूछती है। मुझे देखते ही मुंह बना लेती है। मुझे लगता है माँ, वो आपसे नाराज है। क्या किंजल, कुछ भी बोलती हो? बहू मुझसे नाराज क्यों होगी? बहू मुझसे नाराज क्यों होगी? हम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा भी तो नहीं हुआ। हमने उसका स्वागत भी अच्छे से किया। तुम शादी के बाद 4 दिन यहाँ पर थे, तब तुमसे भी कुछ अच्छे से वो बात कर रही थी। इनसे पूछ लो, तुम्हारे पापा से भी अच्छे से बात करती है, लेकिन बस मुझे ही देखकर मुंह बना लेती है, जैसे मैंने इसके फूलों के बाग से फूल चोरी कर लिए हो। हमें पूछिए श्रीमती जी, आपकी बहू आपसे नाराज क्यों है? हम बताते हैं। घर के सबसे अच्छे मास्टर बेडरूम पर नई नवेली बहू का हक होता है। अपना खुद का स्पेशल सबसे अच्छा और बड़ा कमरा हर लड़की का सपना होता है। हमारे घर में वैसा कमरा भी है, लेकिन उस कमरे पर आप हक जमा कर बैठी हैं।
शादी के पहले तो हम आपको समझा ही रहे थे, आप शादी के बाद भी इस घर में बहू को कमरा देने के लिए आपको समझाना शुरू कर रहे हैं। हमारी बातें बहू ने सुन ली होगी और उसे पता चल गया होगा कि आपकी वजह से उसे इस घर का सबसे अच्छा कमरा नहीं मिल रहा है। इसलिए बहू घर में सबके साथ अच्छे से बात करती है, बस आपके साथ नहीं करती। और अगर आप बहू को कमरा नहीं दोगी तो बहू की नाराजगी हमेशा ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अच्छा ये बात है। क्या हुआ माँ, आप दे रही हो ना भाभी को कमरा? हाँ दोगी। भाभी का उतरा हुआ खुला मुंह अब जिंदगी भर थोड़ी ना देखना चाहती होगी। नहीं, अगर बहू कमरे की वजह से नाराज है तो ठीक है, उसकी नाराजगी ऐसी की ऐसी रहने दो। मैं अपना कमरा नहीं देने वाली। जब से शादी करके आई हूँ तब से मैं इस कमरे में रह रही हूँ, मैं अपना कमरा नहीं दूंगी। गायत्री से कमरा लेने के लिए किंजल और संजय जी बहू की नाराजगी का झूठा खेल खेलते हैं, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं होता। गायत्री बहू की नाराजगी जिंदगी भर झेलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी बहू को कमरा देने के लिए तैयार नहीं होती। अगले दिन सुबह, बहू किचन में क्या कर रही हो तुम? ये कोई सवाल हुआ? आपको दिख नहीं रहा वो आदर्श का टिफिन बना रही है? बहू यहाँ आओ, हॉल में बैठकर मस्त आराम से अपनी फेवरेट सीरियल देखो। गायत्री जी आप जाइए और हम दोनों के लिए गर्मा गर्म 2 कप चाय बना दीजिए। पापा जी टिफिन? टिफिन टिफिन तुम्हारी सास बना देगी, वैसे भी आदर्श के लिए पहले से टिफिन वही बनाती है। अब अचानक टिफिन बनाना उन्होंने छोड़ दिया है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तुम आओ बाहर, ये बना लेगी। शादी के बाद जो जो काम कल्याणी कर रही थी वो सभी काम संजय जी उसे करने के लिए मना कर देते हैं और वो सभी काम फिर से गायत्री से करवाते हैं। एक दिन, जी आप कौन से जन्म का बदला ले रहे हो हमसे? सोचा था बहू आएगी हम आराम करेंगे, अपनी सभी जिम्मेदारियां बहू को सौंप देंगे और अपनी जिंदगी सुकून से जिएंगे, लेकिन आपने इस उम्र में भी हमको काम पकड़ा दिया है। कौन से घर में बहू आने के बाद घर की जिम्मेदारियां सास उठाती है? अरे काम काम करती है सासें। आपकी बात बिल्कुल सही है श्रीमती जी। बहू के आने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियां सास बहू को सौंप देती है, अपना घर, अपना बेटा और साथ ही साथ अपने सारे हक भी सौंप देती है, लेकिन अपने हक नहीं छोड़ पा रही है। क्या बात कर रहे हो? अपने लड़के पर हमारा जो हक था वो हमने छोड़ दिया और आप कह रहे हो कि हम हक नहीं छोड़ रहे हैं? वो तो आपका लड़का पूरी तरह से आपके काबू में नहीं है, नहीं तो आप उसे भी नहीं छोड़ती। खैर अभी मैं कमरे में जा रहा हूँ। आप कहती है ना कि शादी के बाद से आप इस कमरे में रहती आई हैं, तो शादी के बाद आप घर के सभी जिम्मेदारियां, घर के काम भी तो करती है। अगर आपसे कमरा नहीं छूट रहा तो आपसे जिम्मेदारियां भी तो नहीं छूटनी चाहिए। और जब तक कैमरा आपके पास है तब तक घर की जिम्मेदारी भी आपके पास ही रहेगी और घर के काम भी आपको ही करने पड़ेंगे। अगर आप चाहती है कि बहू की जिम्मेदारियां उठाए तो बहू के घर के काम तो करने पड़ेंगे, तो कमरा भी आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा। अभी तक संजय शांति से गायत्री को समझा रहा था, लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी। इसलिए संजय ने गायत्री को सबक सिखाने के लिए एक खेल खेला। बहू को आराम से बिठाकर सभी काम गायत्री से करवाना शुरू कर दिए। तभी गायत्री की अकल ठिकाने आती है और वो तुरंत जाकर अपना सभी सामान कमरे के बाहर निकालती है और बहू के पास जाकर कमरे की चाबी कल्याणी को सौंप देती है।